आज हम लोग राजनीति विज्ञान के मूल सिद्धांतों में यूनिट सेकंड पढ़ेंगे। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति के कौन कौन से सिद्धांत हैं? राज्य की उत्पत्ति कहां से हुई है? राज्य कहां से बना है? हम लोग राज्य की उत्पत्ति के बारे में देवीय सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत और विकासवादी सिद्धांत। चार सिद्धांतों की बात करेंगे हम लोग। देखिए, प्राचीन काल से राज्य की उत्पत्ति के बारे में हम लोग अगर अध्ययन करें तो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य कैसे बना, राज्य का स्वरूप क्या था, यह एक विवादित बिंदु बना हुआ है। इसके बारे में राजनीति विज्ञान के विद्वानों का एक मत नहीं है। राजनीति विज्ञान के विद्वानों ने अलग अलग मतों से राज्य की उत्पत्ति के बारे में सिद्धांत दिए हैं। कुछ लोग कहते हैं देवीय सिद्धांत से राज्य की उत्पत्ति हुई है, कुछ पितृसत्तात्मक सिद्धांत की बात करते हैं, कुछ मातृसत्तात्मक सिद्धांत की बात कर रहे हैं, कुछ शक्ति सिद्धांत की बात कर रहे हैं, कुछ सामाजिक समझौते सिद्धांत की बात कर रहे हैं, कुछ विकासवादी सिद्धांत की बात कर रहे हैं, तो अनेक विचारक मार्क्सवादी सिद्धांत की बात करते हैं। वास्तव में मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है और वे जिज्ञासुशील है। हमेशा नित नवीन शोध और रिसर्च करता रहता है और नित नवीन नए आयाम देता रहता है। और ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोगों के पास में कोई ऐतिहासिक प्रमाणिक प्रमाण नहीं है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि राज्य की उत्पत्ति इस सिद्धांत के माध्यम से हुई है। लेकिन जब हम देवीय सिद्धांत की बात करें तो आप लोग देखेंगे कि राज्य के उत्पत्ति के देवीय सिद्धांत को काल्पनिक सिद्धांत माना जाता है और यह सिद्धांत सबसे प्राचीनतम सिद्धांत है। इस सिद्धांत को राजनीति विज्ञान के विद्वानों ने न केवल स्वीकार किया बल्कि इसको स्पष्ट रूप से प्रतिपादन करने का प्रयास भी किया है। मनु, शुक्र और कौटिल्य का मानना है कि प्राचीन काल के अंतर्गत अराजकता की स्थिति थी, अव्यवस्था बनी हुई थी, अन्याय था, अशांति थी और ऐसे चरम व्यवस्था से निजात पाने के लिए, समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई। और इस सिद्धांत के समर्थक सभी कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा हुई है। राजा ईश्वर का भेजा हुआ दूत था। मनु ने मनुस्मृति में क्या कहा है? राजा में देवांश के गुण हैं और वो वायु, यम, कुबेर, अग्नि 8 चीजों से मिलकर के बना है, उसमें देवताओं के गुण हैं।
तो जो प्राचीन काल के अंतर्गत जो मनु की विचारधारा थी, उसके अंतर्गत यह कहा गया था कि राजा को ईश्वर के द्वारा भेजा गया है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है और राजा के द्वारा दिया गया आदेश ही कानून है और उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। अगर कोई उल्लंघन करता है तो वो दंड का भागीदार है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि कहीं न कहीं इसके पीछे जो है जो आपका दिव्य सिद्धांत है वो मूल रूप से मनु शुक्र स्मृति के अंतर्गत, मनु स्मृति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। लेकिन आगे आपको मैं एक कालांतर के अंतर्गत बात बताता हूं कि मध्य युग की अगर अपन बात करें तो मध्य युग में क्या हुआ, यूरोप में चर्च और राज्य के बीच में संघर्ष हो गया था, पोप और पादरियों के बीच में। पोप और पादरी कहते थे कि मैं राज्य हूं, आपको मोक्ष का पत्र चाहिए और विमोचन पत्र भेजते थे, और चर्च लोग ये कहते थे कि राज्य हमारे अधीन है, हम सत्ता के नायक हैं। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो है जो संघर्ष हुआ उसके पीछे भी देवीय सिद्धांत उत्तरदायी है, क्योंकि इस सिद्धांत की आड़ में राजा अपने को शक्ति संपन्न बना रहे थे। तो कहीं ना कहीं पर हम लोग देखते हैं कि जो मूल है बात, वो बात यह है कि देवीय सिद्धांत है वो ईश्वर के द्वारा निर्मित सिद्धांत माना गया। इस सिद्धांत के मैं कुछ आपको आधारभूत तत्व बताता हूं जिसके द्वारा देवीय सिद्धांत अपने आप को जो है प्रमाणिक रूप से, ऑथेंटिक रूप से हम कहते हैं कि राज्य है वो देवीय सिद्धांत या ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया। इसका नंबर 1 है, राज्य एक देवीय संस्था है और इसकी उत्पत्ति स्वयं परमात्मा ने लोगों की भलाई करने के लिए यहां पर उत्पत्ति की है, उसकी स्थापना की है। नंबर 2 पर राजा है कि राजा ईश्वर का भेजा हुआ प्रतिनिधि है। राजा जो है अपने स्वयं से निर्मित नहीं है, राजा को स्वयं ईश्वर ने यहां पर भेजा है, इसीलिए राजा ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है, न कि जनता के प्रति उत्तरदायी है। नंबर 3 पर आता है, जनता का यह धार्मिक कर्तव्य बनता है कि राजा के प्रति कानून एवं आदेश की पालना करें। इस तरह से उन्होंने जो यानी कि कोई भी राजा का विरोध नहीं कर सकता, और अगर कोई राजा का विरोध करता है तो वो किसका विरोध होता है, ईश्वर का विरोध होता है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत वे क्या होगा, पाप का भागीदार होगा। इसलिए राजा ही सर्वे सर्वा है, ऑथेंटिक है और प्रमाणिक है। नंबर 4 का है उसने, राजा को किसी भी कानून के द्वारा मर्यादित नहीं किया जा सकता। यानी कि जो राजा ने कानून दिया वो सर्वे सर्वा है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। राजा कानून के लिए मर्यादित नहीं हो सकता। नंबर 5 पे राजा के आदेश ही कानून है। राजा ने जो कह दिया, जैसा कि आगे आपको जब फ्रांस की क्रांति का मैं एक उदाहरण दूं, लुई 14वां कहा करता था, आई एम स्टेट, मैं ही राजा हूं, मेरा आदेश ही कानून है। तो ये तो कालांतर में बात की बात है, लेकिन प्राचीन काल के अंतर्गत जो व्यवस्थाएं थी वो ये थी कि राजा जो है, राजा के आदेश ही कानून है। लेकिन उस काल के अंतर्गत जो राजा थे वो बड़े ही मर्यादित थे, मोनार्की सिस्टम को बड़े ही व्यवस्थित चलाते थे, और उनके जो सलाहकार थे, आमात्य थे, जनपद थे, दुर्ग थे, कोष थे, जो सप्तांग सिद्धांत था उसके द्वारा राजा शासन का संचालन करता था और जनता के हितों की पूर्ति करता था। नेक्स्ट आता है, राजा का विरोध करने का अधिकार जनता को नहीं होता था। उस जमाने के अंतर्गत कोई भी जो आम जनता है वो राजा का विरोध नहीं करती थी। और नेक्स्ट आता, राजा के कार्य उचित या अनुचित इसकी जांच मानव शक्ति नहीं करती थी, आम जनता नहीं करती थी। और लास्ट पॉइंट आता है, राजा की जो सत्ता है वो पैतृक है, यानी कि उसका बाद क्या है, वंशानुगत है,
उसके मरने के पश्चात उसका पुत्र या उसका पोता या उसका बेटा या उसका भाई, जो राज परिवार है, वही उसकी राज सत्ता को आगे संचालित करेगा। तो देवीय सिद्धांत के अंतर्गत जो बात की गई है, वो राजा ही सर्वे सर्वा होता था और राजा ही शासन का संचालन करता था। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि देवीय सिद्धांत है वो राजतंत्रीय मोनार्की सिस्टम का प्रतीक है। नेक्स्ट टॉपिक अपना जो आ रहा है, वो आ रहा है राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत। देखिए, शक्ति सिद्धांत क्या है और शक्ति सिद्धांत के अंतर्गत क्या महत्व दिया गया है। राज्य की उत्पत्ति के बारे में हम जितने भी सिद्धांत पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत देखिए शक्ति सिद्धांत क्या है। नाम से सीधा साधा तात्पर्य है कि शक्ति को महत्व दिया गया है। और इसमें यह मारवाड़ी में कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो सर्वशक्तिमान होगा वही सत्ता का संचालन करेगा। और ऐसी स्थिति के अंतर्गत आपको मैं बताऊं कि मानव सभ्यता का विकास हुआ, संस्कृति का विकास हुआ, और वहां पर जो है समाज परिवार जैसी संस्थाओं का अभाव था। और राज्य के अंतर्गत जो जीवन जी रहे थे, कबीले के अंतर्गत जो लोग बाग थे, वो मूल रूप से आपको मैं बताऊं कि उस कबीले के अंतर्गत जो है स्थिति बनी हुई थी, वो ये थी कि कुटुंब और परिवार के अंतर्गत जो है अराजकता की स्थिति थी, शक्ति अराजकता की स्थिति थी। और उस अराजकता के माहौल के अंतर्गत जो शक्तिवान था, वो मूल रूप से शासन का संचालन करने लगा। ये देखिए, परिवार का मुखिया, परिवार के मुखिया के बाद में हम लेते हैं समूह प्रमुख। समूह प्रमुख, समूह प्रमुख के बाद हम लेते हैं कबीला प्रमुख। कबीला प्रमुख के बाद जो आगे की स्थिति आती है शासक। शासक के बाद की स्थिति आती है सर्वोच्च सत्ता। और सर्वोच्च सत्ता के बाद की स्थिति आती है, वो आता है साम्राज्य। ये जो मैं आपको चार्ट बना के दे रहा हूं, इसके अंतर्गत आप लोग देखिए राज्य से साम्राज्य। अब मैं आपको बताता हूं कि जो राज्य के अंतर्गत जो स्थिति भयावह थी, जटिलताएं थी, अराजकता थी, परिवार का मुखिया नहीं होता था, कुटुंब कबीले में लोग रहते थे, और लोग क्या एक स्थान पर नहीं रह करके गाडोल या लुहार की तरह घूमते फिरते थे। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत क्या हुआ कि आपस में संघर्ष होने लगा। और उस संघर्ष के अंतर्गत जो शक्तिशाली था, वो सर्वे सर्वा जो है परिवार का मुखिया बन गया। और परिवार का मुखिया बनने के बाद में वो क्या है, एक समूह का मुखिया बन गया, कबीले का मुखिया बन गया, शासक बन गया, सर्वोच्च सत्ता और साम्राज्यवाद शक्ति का प्रतीक बन गया। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं इस प्रकार जो वाल्टेर का मत जो आता है कि प्रथम शासक जो था वो भाग्यशाली, आपको मैं बताऊं, योद्धा था। यानी कि जो योद्धा था, जेम्स अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स में लिखते हैं कि यह सिद्ध करने में तनिक भी कठिनाई नहीं कि आधुनिक राजनीतिक समाजों का मूल सफल युद्ध था। युद्ध के द्वारा व्यक्ति आगे बढ़ता था, चैलेंज देता था, और उसके बाद अपनी शक्ति के द्वारा राज्य के अंतर्गत अपनी शासन व्यवस्था का निर्माण करता था। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं शक्ति सिद्धांत के अंतर्गत कि शक्ति सिद्धांत के अंतर्गत जो व्यक्ति अधिक शक्तिशाली था, वही शासन का मूल रूप से सर्वे सर्वा बना, वही शासन का संचालन करने लगा और वही शक्ति का प्रतीक बना। अब हम शक्ति सिद्धांत की विशेषताओं की बात करें तो हम लोग देखते हैं नंबर 1 आता है शक्ति ही एकमात्र आधार। देखिए, शक्ति सिद्धांत के अंतर्गत जो है मूल रूप से बात आती है शक्ति ही एकमात्र आधार। क्योंकि
समाज की व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के पास में कोई भी स्थायी संपत्ति, स्थायी पत्नी, स्थायी परिवार, स्थायी कुटुंब, स्थायी कबीला नहीं था। इसलिए शक्ति के आधार पर जिसकी लाठी उसकी भैंस, और उसके आधार पर वहां पर शासक बन के साम्राज्य स्थापित कर लिया और शासन का संचालन करने लग गया। नंबर 2 पर आता है भौतिक व सैनिक शक्ति। अब क्या है, जब शासक बन गया तो भौतिक वो संसाधन जुटाने लगा और सैनिक शक्ति यानी कि अपनी सेना को मजबूत करने लगा, क्योंकि पैरेलल उसके दुश्मन बन गए और वो दुश्मन अपनी समांतर शक्ति स्थापित करने लगे। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि शक्ति सिद्धांत के अंतर्गत भौतिक एवं सैनिक साधनों का भी विकास हुआ। नेक्स्ट आता है शक्ति और मानव स्वभाव। देखिए, मानव स्वभाव परिवर्तनशील है और इस परिवर्तनशील मानव स्वभाव के अंतर्गत शक्ति को महत्व दिया जाने लगा और मानव स्वभाव के अंतर्गत जब परिवर्तन होने लगा मानव स्वभाव, तो एक दूसरे से जलेसी होने लगी, कटुता आने लगी, ईर्ष्या आने लगी, द्वेष आने लगा और मानव स्वभाव उस शक्ति को कुछ लोगों ने चैलेंज और शक्ति को स्वीकार किया, एक्सेप्ट कर लिया। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत मानव स्वभाव के कारण भी जो राज्य का निर्माण हुआ, कुछ लोगों ने स्वीकार कर लिया कि इस योद्धा को हमारे ऊपर ईश्वर ने शासन करने के लिए भेजा है, तो उसकी शक्ति को उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो मानव स्वभाव भी शक्ति सिद्धांत के अंतर्गत कुछ हद तक उत्तरदायी है। नेक्स्ट आता है शक्ति न्याय, माइट इज राइट। शक्ति ही न्याय है, यानी कि न्याय के लिए जो आधुनिक युग के अंतर्गत कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों को हम लोग आधार मानते हैं, लेकिन वास्तव में आपको मैं बता दूं कि शक्ति सिद्धांत के अंतर्गत इस बात को बल दिया गया था कि शक्ति के आधार पर हम न्याय करवा लेंगे या न्याय कर देंगे। जो व्यक्ति शक्ति के ऊपर शासक कर रहा है वही न्याय का स्रोत है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत शक्ति ही न्याय है। नेक्स्ट आता है शक्तिशाली केवल अल्पसंख्यक। कारण क्या हुआ था कि हर व्यक्ति तो शक्तिशाली नहीं हो सकता ना। तो नेक्स्ट पॉइंट में जो महत्व दिया गया माइनॉरिटी का, शक्तिशाली लोगों का कुछ एक समूह है, एक संगठन है और वो कुछ लोग मिलकर के शक्तिशाली समूह के लोग शासन का संचालन कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि शक्तिशाली कुछ लोग हैं, एक समूह है और वो शासन कर रहे हैं और ज्यादातर लोग उसके अधीनता में कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है राज्यों का अस्तित्व केवल शक्ति पर आधारित। क्योंकि प्राचीन काल के अंतर्गत जब शक्ति के आधार पर राज्यों का निर्माण हुआ, शक्ति के आधार पर संचालित हुआ, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो है, जो राज्यों का अस्तित्व था वो शक्ति के आधार पर बना हुआ था, इसलिए शक्ति को महत्व दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है राज्य का उद्देश्य केवल शक्ति को बढ़ाना। क्योंकि शक्ति का जितना अधिक विस्तार होगा, प्राचीन काल के अंतर्गत मनु ने मनुस्मृति के अंतर्गत विजुगिसु राजा की परिकल्पना की थी और विजुगिसु राजा के जो है पड़ोस में मध्यम राज्य होता था और नीचे एक उदासीन राज्य होता था। तो विजुगिसु राजा की सदैव ये परिकल्पना रहती थी कि मैं मेरा विजय पराकाष्ठा पर मैं बना रहूं और अपनी शक्ति का विस्तार करूं। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि राज्य का उद्देश्य केवल क्या है, शक्ति को बढ़ाना है और अपनी शक्ति को, शासक को अपनी शक्ति कायम करना है। और लास्ट आता है शक्ति ही सम्मान की प्रतीक। देखिए, सब लोग क्या करते हैं, शक्ति को सलाम करते हैं। जो व्यक्ति लीडरशिप करेगा, जो शक्तिशाली होगा, वो यह है कि आपको मैं बताऊं कि शक्ति को सब लोग सलाम करते हैं और कमजोर को कोई भी सलाम नहीं करता। इसीलिए शक्ति का सम्मान हो रहा है, न कि वहां पर व्यक्ति का सम्मान हो रहा है, क्योंकि वो योद्धा है, वो बड़ा व्यक्ति है, उसके पास बाहुबल है, उसके पास सेना है, भौतिक साधन है, वो एक समूह है। इसीलिए राज्य की उत्पत्ति का जो आधार है वो मूल रूप से शक्ति से हुई है और शक्ति के द्वारा ही राज्य का निर्माण हुआ है। ऐसे राजनीति विज्ञान के विद्वानों का मानना है और इसे नकारा नहीं जा सकता। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है आपका सामाजिक समझौता सिद्धांत।
देखिए, जहां तक हम लोग देखते हैं सामाजिक समझौते सिद्धांत की, जहां तक हम लोग बात करें राज्य की उत्पत्ति के बारे में कि सामाजिक समझौता सिद्धांत क्या है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि सामाजिक समझौता सिद्धांत जो है, सामाजिक समझौता सिद्धांत, देखिए सामाजिक समझौते सिद्धांत की बात करें हम लोग, हॉब्स, लॉक और रूसो, ये जो बातें थी अभी मैं जो मैंने आपको पढ़ाया है, देवीय सिद्धांत, पितृ सत्तात्मक, मातृ सत्तात्मक, शक्ति सिद्धांत, ये प्राचीन काल की सिद्धांत थे। लेकिन उसके बाद आधुनिक काल के अंतर्गत हम लोग बात करें 1588 की, 1588 की बात करें तो राज्य की उत्पत्ति के बारे में एक नया सिद्धांत आया और उसका नाम था सामाजिक समझौता सिद्धांत। देखिए, सामाजिक समझौता सिद्धांत क्या था? सामाजिक समझौते सिद्धांत की जहां पर बात आती है वहां पर तीन नाम आते हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो। सामाजिक समझौता सिद्धांत का मानना यह है कि राज्य की उत्पत्ति ने तो ईश्वर के द्वारा हुई है, न राज्य की उत्पत्ति विकास से हुई है, न शक्ति से हुई है, न पितृ सत्तात्मक हुई है, न मातृ सत्तात्मक से हुई है, बल्कि जो राज्य की उत्पत्ति हुई है वो आपस में सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता, एक अनुबंध किया गया था और उस अनुबंध के आधार पर राज्य का निर्माण हुआ, राज्य का संचालन हुआ और राज्य चल रहा था और उस अनुबंध को तोड़ा भी जा सकता था। यानी कि हम जो यहां बात कर रहे हैं वो कॉल्यूशन गवर्नमेंट की, गठबंधन सरकार की बात करते हैं। जनता में और राजा में एक गठबंधन हुआ था, आपस में कॉम्प्रोमाइज हुआ था राज्य की शासन व्यवस्था को लेकर के, राज्य की जनता को कुव्यवस्था, अराजकता से मुक्ति दिलाने के लिए। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं सामाजिक समझौते सिद्धांत को महत्व दिया गया था। हम लोग जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम लोग हॉब्स, लॉक, रूसो की बात करें सामाजिक समझौते सिद्धांत के अंतर्गत, तो सबसे पहले जो हमारे सामने आ रहा है वो सामाजिक समझौता सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के बारे में वो आ रहा है हॉब्स का सिद्धांत। देखिए, हॉब्स की अगर हम लोग बात करें, ये है 1588 में हॉब्स की अगर अपन बात करें, देखिए हॉब्स का जो काल था 1588 से 1679 तक, तो उस समय मूल रूप से हॉब्स इंग्लैंड का रहने वाला था और उस समय इंग्लैंड में तत्कालीन परिस्थितियों के अंतर्गत आपको बच्चों में बताऊं कि गृह युद्ध की स्थिति थी। तत्कालीन परिस्थितियों के अंतर्गत जो है इंग्लैंड के अंतर्गत जो है शक्तिशाली राजतंत्र नहीं था, बल्कि गृह युद्ध की स्थिति थी, अराजकता की स्थिति थी, अन्याय की स्थिति थी और कोई भी व्यक्ति, मतलब आपको मैं बताऊं, कोई सुरक्षित नहीं था। ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो है हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन उसने लिखी थी 1651 के अंतर्गत अपनी पुस्तक लिखी थी लेवियाथन, और उस लेवियाथन के अंतर्गत हॉब्स ने एक शक्तिशाली राजतंत्र की परिकल्पना की और उस शक्तिशाली राजतंत्र के अंतर्गत उसने कहा कि समाज के अंतर्गत अव्यवस्था और अराजकता से मुक्ति दिलाने के लिए हमें मतलब एक शक्तिशाली राजतंत्र चाहिए। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जब वो शक्तिशाली राजतंत्र जनता और राजा के बीच में अनुबंध होगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो उससे हम लोग जो है शासन संचालित कर सकते हैं। तो इसलिए जो शासन का जो स्वरूप था हॉब्स, लॉक और रूसो का, उसने जो तीन बातें बताई थी, और तीन बातें क्या थी, हॉब्स ने क्या बताई कि समझौता क्यों हुआ, इसके पीछे रीजन क्या था। उसने कहा नंबर वन उसने कहा मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था और जो है सामाजिक समझौता। अब आपको मैं बताऊं हॉब्स के समय मानव स्वभाव क्या था। हॉब्स के समय मानव स्वभाव की स्थिति यह थी, हॉब्स के समय मानव स्वभाव झगड़ालू था, बर्बर था, ईर्ष्यालु था, स्वार्थी था, लोभी था, अहंकारी था और पैसों के लालच के अंतर्गत अपनी दुकानदारी चलाता था, मतलब अपना भरपेट काम करने की स्थिति के अंतर्गत वो था।
अपने स्वार्थ को पहले देखता था और दूसरों को क्या है, मूर्ख बनाने की सोचता था। वो क्या थी स्थिति? वो स्थिति अराजकता की स्थिति, यानी कि जो आपको मैं बताऊं, कोई भय था चारों ओर और अपनी चरम सीमा के ऊपर वो भय था। ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो है उसका मानव स्वभाव था। किसका? हॉब्स का। देखिए मैं दूसरों की बात कर रहा हूं, मैं हॉब्स की यहां पर बात कर रहा हूं। फिर आता है आपका इसके अंतर्गत प्राकृतिक अवस्था, ये उसका मानव स्वभाव। अब प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? हॉब्स के अनुसार जो मानव की प्राकृतिक अवस्था थी ना, वो एक संकुचित अवस्था थी और उस संकुचित अवस्था के अंतर्गत जो है अराजकता और तांडव की स्थिति बनी हुई थी और निरंतर क्या थी? संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी। आपस के अंतर्गत समन्वय नहीं था, कोऑर्डिनेशन नहीं था, आपस में संघर्ष होते रहते थे। ऐसी स्थिति से निजात पाने के लिए हॉब्स ने क्या किया है? एक सामाजिक समझौता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एक अनुबंध किया और वो शक्तिशाली राजतंत्र की स्थापना की और वही राज्य की उत्पत्ति का प्रमुख आधार बना। यानी कि जो संप्रभुता है वो एक राजा के अंतर्गत निहित की गई और इंग्लैंड में एक जो है संप्रभु, एक मोनार्की सिस्टम, निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की गई थी और उसके द्वारा शासन का संचालन होने लगा। ये हुआ आपका क्या? हॉब्स। तो हॉब्स ने जो व्यवस्था की थी वो मूल रूप से नागरिकों के और राजा के बीच में एक अनुबंध कर दिया था। तो ये आता है अपना हॉब्स की जो है प्राकृतिक अवस्था, सामाजिक मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था और सामाजिक समझौता, संविदा और एक निरंकुश राजतंत्र की स्थापना करता है। नेक्स्ट आता है हमारा जॉन लॉक। देखिए जॉन लॉक की अगर अपन बात करें तो जॉन लॉक के बारे में हम लोग देखें तो जॉन लॉक कौन था, क्या था? जॉन लॉक। अब देखिए आप लोग जॉन लॉक की बात करें, जॉन लॉक का जो कार्यकाल था वो था 1632। 1632 से हम लोग देखते हैं इसका कार्यकाल 1704 तक, 1632 से 1704 तक का कार्यकाल हम लोग देखते हैं, वो जॉन लॉक का देखते हैं। नेक्स्ट अपन अभी 1 मिनट का ब्रेक देते हैं, उसके बाद बच्चों जॉन लॉक में आपको पढ़ा